गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे क्या कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, और ये दोनों तीनों टॉपिक हम लोगों ने देख चुके हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत में प्रथम जन आंदोलन और असहयोग आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वह प्री हो या मेंस हो। जैसे अभी 25 मई 2025 को आईएएस का पेपर हुआ, जिसमें से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से प्री में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने का जो तत्कालिक कारण है वह खिलाफत आंदोलन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे, और असहयोग आंदोलन शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण खिलाफत आंदोलन को बताया जाता है। और खिलाफत आंदोलन हम लोगों ने देख चुके हैं। तो असहयोग आंदोलन जो है भारत का पहला जन आंदोलन है, और असहयोग आंदोलन से मेंस में भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। असहयोग आंदोलन जब हम लोग पढ़ेंगे तो असहयोग आंदोलन जो है यह दो खास करके यह वैसा आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने कहे हैं कि यदि हम लोग सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन शुरू करते हैं तो देश 1 वर्ष में आजाद हो जाएगा। और यह प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया आईएएस के कि महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में देश की स्वतंत्रता के बाद किस आंदोलन में किए थे, तो आपको असहयोग आंदोलन में, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम लोग अब देखते हैं असहयोग आंदोलन का कारण क्या है। असहयोग आंदोलन में कितने प्रकार के कार्यक्रम को अपनाया गया? 2 प्रकार के कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन में इसका महत्व क्या है? इसके अलावा असहयोग आंदोलन का महत्व के बाद यह असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया? आंदोलन हिंसक हुआ तो आंदोलन हिंसक कहाँ हुआ? उसी के आधार पर यह आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को रोका जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह भारत का पहला जन आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके विषय में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो असहयोग आंदोलन के विषय में हम लोग देखते हैं, कारण क्या है, रचनात्मक कार्यक्रम, बहिष्कार कार्यक्रम क्या है, फिर इस आंदोलन का महत्व क्या है, इन सभी के विषय में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। सबसे पहले देखते हैं असहयोग आंदोलन का कारण क्या है। असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। पहला कारण। दूसरा, रॉलेट एक्ट।
तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तेरह अप्रैल 1919। चौथा कारण जो है खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने का चार महत्वपूर्ण कारण है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में चला गया और 1919 ईस्वी में दो संधि होगा, एक पेरिस की संधि, दूसरा वारसाई की संधि। पेरिस की संधि मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्रों के साथ करेंगे, जबकि वारसाई की संधि मित्र राष्ट्र केवल जर्मनी के साथ करेंगे और इस युद्ध का कारण जर्मनी को बताया जाएगा। इसीलिए यहाँ एक स्टेटमेंट है जो आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि वारसाई की संधि मात्र 20 वर्ष का एक विराम संधि था। क्यों? क्योंकि 20 वर्ष के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, 1939 से 1945 के बीच में। तो एक तो आप याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बोला था क्या कि भारत में संवैधानिक सुधार किया जाएगा और भारत में लचीला शासन व्यवस्था लागू किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कठोर शासन व्यवस्था ला दिया। और कठोर शासन व्यवस्था में क्या लाया गया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट है क्या? तो नागरिकों को नजरबंद कर दिया गया था और रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रॉलेट एक्ट को सभी भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने विरोध किया। फिर ब्रिटिश सरकार ने एक निर्मम हत्या किया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जिसमें ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार ने कहा था क्या कि भविष्य में तुर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा किया नहीं, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध में विजय होने के बाद ब्रिटेन तुर्की को विभाजित कर दिया। और तुर्की जो है उस समय जो तुर्की का सुल्तान होते थे या तुर्की का जो खलीफा होते थे, भारत के मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे उन्हें अपना खलीफा मानते थे, धार्मिक गुरु मानते थे। तब ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए खलीफा से ही निकलेगा एक खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन जो समिति बनेगा, अखिल भारतीय खिलाफत समिति, वह समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा महात्मा गांधी को और यह जिम्मेदारी दे दिया जाएगा महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से एक उनको अवसर मिलेगा कि वह भारत में पहला जन आंदोलन शुरू करेंगे। और भारत में पहला जन आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कहां से शुरू किया गया? बंबई से 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। जिस दिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, उसी दिन महात्मा गांधी ने बंबई महाराष्ट्र से असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। और इस असहयोग आंदोलन में ही एक तिलक फंड बनाया गया था, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था। और उसी फंड के बाद ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए एक धन एकत्रित किया गया और असहयोग आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया था, सभी क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया था। और इसी समय ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 इसी आंदोलन के दौरान अपने संविधान में बदलाव करेंगे और ब्रिटिश सरकार के सामने स्वराज्य की मांग रखेंगे। तो ये क्या है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो ये तो कारण हमने लिख दिया, कारण का मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। यह असहयोग आंदोलन शुरू करने का यह महत्वपूर्ण कारण। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि असहयोग आंदोलन शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है? तो आप आंसर लगाएंगे खिलाफत आंदोलन, सबसे महत्वपूर्ण कारण।
महत्वपूर्ण कारण। अब ये कारण के बाद जो है असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम है। असहयोग आंदोलन शुरू कहां से किया गया? आंदोलन की शुरुआत शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बंबई महाराष्ट्र से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। असहयोग का मतलब क्या? ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। और ब्रिटिश सरकार का सहयोग कहां नहीं करना? उन सभी क्षेत्रों में हम लोग जब पढ़ेंगे, बहिष्कार कार्यक्रम करना, रचनात्मक कार्य करना, वहां पर ही कहा गया ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग। असहयोग का मतलब है ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा। असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं किया जाएगा। सहयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बंबई महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। तिलक की मृत्यु हुई थी और इसी समय तिलक फंड का निर्माण किया गया था। तिलक फंड का निर्माण किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यह आंदोलन की शुरुआत का डेट आप याद रखेंगे। कहां से शुरू हुआ यह आप याद रखें। इसके अलावा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था।
असहयोग आंदोलन का अर्थ है किसी प्रकार का ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं किया जाएगा। और इसी समय 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु बंबई महाराष्ट्र में हुई थी और इसी समय तिलक फंड का गठन किया गया था या निर्माण किया गया था ताकि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, ये आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक फंड की व्यवस्था की गई थी। और इसी समय ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए यह फंड बनाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस समय अपने संविधान में काफी संशोधन किया। इसी आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए उसने स्वराज्य की मांग रखी 1921 ईस्वी में। और स्वराज्य का अर्थ था ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति। और यही आगे चल करके 1929 में पूर्ण स्वराज हो जाएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो जाएगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसका और भी आगे विश्लेषण कर रहे हैं। एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में यह नारा दिए थे कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन करेंगे तो भारत 1 वर्ष में स्वतंत्र हो जाएगा। वह असहयोग आंदोलन है। महात्मा गांधी ने नारा दिए कि यदि सत्य एवं अहिंसा पर आधारित आंदोलन किया जाएगा तो भारत 1 वर्ष में ब्रिटेन से स्वतंत्र हो जाएगा। ब्रिटेन से स्वतंत्र हो जाएगा। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि भारत 1 वर्ष में स्वतंत्र होगा। यह महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में नारा दिए थे, तो आप इसे याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इसके अलावा महात्मा गांधी इस आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम अपनाए थे, जिसे रचनात्मक कार्यक्रम एवं बहिष्कार कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन में महात्मा गांधी 2 प्रकार के कार्यक्रम को अपनाया था। 2 प्रकार के कार्यक्रम को अपनाए थे।
जो पहला कार्यक्रम है रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम। अब यह रचनात्मक कार्यक्रम किस प्रकार का कार्यक्रम रहा? तो सबसे पहला इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। सेकंड, यह भारत का प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन था क्योंकि इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया था। इसके साथ साथ भारत के सभी क्षेत्रों में आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट, भारत से छुआछूत को समाप्त करने का आंदोलन चलाया गया। समाप्त करने का आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की बात किया गया। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। इसके आधार पर काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ,
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया या विश्वविद्यालय इत्यादि बनाया गया। तो यह रचनात्मक कार्यक्रम है। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। यह भारत का प्रथम जन आंदोलन है। भारत से छुआछूत समाप्त करने का आंदोलन चलाया गया और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की बात किया गया। इसके अलावा और भी पॉइंट है जो लिखेंगे आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया। भारत में चरखा को बढ़ावा दिया गया। को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। भारत में रोजगार परक एवं व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे, यह रचनात्मक कार्यक्रम था और इसी रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा एक गांव-गांव जाकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए ये सभी को बताया जाता था और इस प्रकार का रचनात्मक कार्यक्रम पूरे भारत में चलाया गया था ताकि इस रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा क्या है,
लोग एक दूसरे से जुड़ सके और ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जब पढ़ेंगे रचनात्मक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम जो अपनाया गया वह बहिष्कार कार्यक्रम था। बहिष्कार कार्यक्रम बहिष्कार कार्यक्रम में सबसे पहले काम किया गया, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश कार्यालय ब्रिटिश कार्यालय ब्रिटिश कार्यालय ब्रिटिश न्यायालय ब्रिटिश न्यायालय ब्रिटिश विश्वविद्यालय विद्यालय ब्रिटिश स्कूल या पाठशाला इत्यादि का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। बहिष्कार करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, ब्रिटिश उपाधि ब्रिटिश सम्मान इत्यादि का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। और 25 मई 2025 को जो आईएएस का पेपर हुआ है, यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया आईएएस के पेपर में। तो मैं लास्ट जब असहयोग आंदोलन जब लास्ट करेंगे तो हम लोग वो पेपर भी आपको सॉल्व करवा देंगे। असहयोग आंदोलन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वह प्री हो या मेंस हो। जैसे मैंने बोला ना कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने ये कहे थे कि 1 वर्ष में भारत स्वतंत्र हो जाएगा, वह असहयोग आंदोलन था। तो इसलिए यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है, तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बहिष्कार कार्यक्रम, तो 2 प्रकार के कार्यक्रम को अपनाया गया था, एक रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा बहिष्कार कार्यक्रम। और इसी कार्यक्रम को संपूर्ण भारत में चलाया गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार का अधिक से अधिक हानि हो रहा था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने के कारण। यह जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2 प्रकार के कार्यक्रम। अब यहाँ पर यह है कि असहयोग आंदोलन का विस्तार या असहयोग आंदोलन का प्रभाव, असहयोग आंदोलन का प्रभाव कहिए, ये असहयोग आंदोलन का महत्व। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन का प्रभाव या महत्व।
असहयोग आंदोलन का अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रभाव या महत्व। आंदोलन का महत्व या प्रभाव। सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है, यह असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप पंजाब में इस समय एक आंदोलन चलता है, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। और गुरुद्वारा पर ब्रिटिश के भ्रष्ट महंत अधिकार किए हुए थे, तो सिख समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। और इसी विरोध में जो आंदोलन चलेगा, जिसे कहते हैं गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले प्रभाव देखते हैं हम लोग हैं गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन पंजाब गुरुद्वारा सिख धर्म से संबंधित था। गुरुद्वारा सिख धर्म से संबंधित था। सिख धर्म से संबंधित था। किंतु ब्रिटिश सरकार ने गुरुद्वारा पर अधिकार कर लिया था। गुरुद्वारा पर अधिकार कर लिया था। और ब्रिटिश सरकार के एजेंट गुरुद्वारा पर अधिकार किए थे। तो ब्रिटिश सरकार का जब विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो पंजाब के जितने भी सिख धर्म के समुदाय थे, उनको एक मौका मिल गया और उन लोगों ने गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चला दिया। और इसी गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के लिए यहाँ पर अखिल भारतीय अकाली दल भी बना दिया गया। और यह अकाली दल जो है इसी समय बनाया गया 1920 में। और इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किए। और यह जो पंजाब में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे वह बाबा खड़क सिंह कर रहे थे। और बाबा खड़क सिंह को महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिला हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट में
गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान पंजाब में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया। आंदोलन प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा खड़क सिंह कर रहे थे। बाबा खड़क सिंह कर रहे थे और बाबा खड़क सिंह को महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिला था। तब सिख धर्म के नागरिकों ने जो ब्रिटिश सरकार का एजेंट थे उनको बेदखल कर दिया। तब सिख धर्म के नागरिकों ने भ्रष्ट महंत को गुरुद्वारा से बाहर निकाल दिया। और गुरुद्वारा की चाबी बाबा खड़क सिंह को सौंप दिया गया। बाबा खड़क सिंह को सौंप दिया गया। इस पर महात्मा गांधी ने बाबा खड़क सिंह को अपना पहली विजय का संदेश दिए थे। दिए थे और इस आंदोलन में अकाली दल
का गठन किया गया था। तो यह असहयोग आंदोलन का महत्व प्रभाव में जो पहला पॉइंट था गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बाबा खड़क सिंह। और यह बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे। यह पहला प्रभाव लिखे हम लोगों ने, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। दूसरा जो प्रभाव है वो आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत में हुआ था, जिसे चिराला पिराला आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन का दूसरा प्रभाव है चिराला पिराला आंदोलन। चिराला पिराला आंदोलन, और यह दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में हुआ था। दक्षिण भारत में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इसी आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश में चिराला पिराला आंदोलन भी शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश से चिराला पिराला आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन को दाढ़ी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व गोपाल कृष्ण डुग्गीलाल कर रहा था। गोपाल कृष्ण डुग्गीलाल कर रहा था। ये बहुत बड़ी एग्जाम में पूछ चुका है, चिराला पिराला आंदोलन।
चिराला पिराला आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और यह क्यों आया था, तो इस समय ब्रिटिश सरकार ने वन कानून में बदलाव कर रहा था, और जो भी इस क्षेत्र के जनजाति समुदाय के लोग जो वन पर अधिकार रखते थे, उनसे वनों को छीना जा रहा था। तो इसीलिए चिराला पिराला नामक जगह से एक आंदोलन शुरू हुआ, और इसी आंदोलन को कहा जाता है चिराला पिराला आंदोलन। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आप याद रखिएगा गोपाल कृष्ण दुग्गीलाल। बहुत बार ये शॉर्ट नोट्स में पूछ चुका है, और ये पूरे एग्जाम में जब भी महत्व पूछेगा तो आपको इसे बताना पड़ेगा असहयोग आंदोलन का क्या महत्व है, क्या भाव है। तीसरा, इसी समय दक्षिण भारत के केरल या मालाबार के क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था। मालाबार, केरल। उन्नीस सौ 21 ईस्वी में मालाबार केरल से मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। विद्रोह प्रारंभ हुआ था। मोपला मूल रूप से गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग थे। मोपला मूल रूप से गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग थे। गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य करना था। कृषि कार्य करना था। किसान के रूप में, ये कृषि कार्य करते थे, और इस क्षेत्र में जो थे जमींदार वह हिंदू समुदाय के लोग थे। इस क्षेत्र में भूमि के मालिक हिंदू समुदाय के लोग थे। हिंदू समुदाय के लोग थे। एक प्रकार के जितने भी हिंदू समुदाय के लोग थे वह जमींदार थे, और इनकी जमीन पर खेती कार्य करते थे मोपला समुदाय के लोग। हिंदू समुदाय जमींदार थे और इनके भूमि पर मोपला मुस्लिम समुदाय कृषि कार्य किया करते थे। जिनके कारण
जिसके कारण जमींदारों जिसके कारण इनका शोषण होता था। तो ये याद रखिएगा, मोपला विद्रोह, मोपला क्या थे? मूल रूप से एक गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो मालाबार के क्षेत्र में कृषि कार्य किया करते थे। और इनके विषय में कहा जाता है क्या है कि 7वीं शताब्दी के दौरान अरब से यह अरब सागर होते हुए मालाबार तट पर आए थे और मालाबार तट पर ही अपना निवास स्थान बना लिए थे। इसीलिए मुस्लिम समुदाय, कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, आप याद रखिएगा, भारत में पहला जो मस्जिद मिलता है वह मालाबार के क्षेत्र में ही मिलता है, क्योंकि इनके द्वारा ही बनाया गया था। ये मोपला समुदाय उसी समय से रहते थे और यह कृषि कार्य किया करते थे, लेकिन इनका शोषण भी होता था। तब यहाँ ये लोग मांग करते थे क्या कि भूमि सुधार किया जाए। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो भूमि सुधार के रूप में आंदोलन चलाया गया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मोपला विद्रोह को एक धार्मिक रंग दे दिया। कहने का मतलब यह है कि सांप्रदायिकता में बदल दिया। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू जमींदार और मुस्लिम जो थे वह किसान, इन दोनों के बीच में आपस में सांप्रदायिक दंगा करा दिया। और ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक दंगा करा करके इस आंदोलन को शांत करवा दिया। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े और लड़ाने वाले कौन थे? तो जमींदार, आपको अंग्रेज थे। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार मेंस में भी पूछा है, प्री में भी पूछा है कि मोपला विद्रोह एक भूमि सुधार के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन आगे चल करके यह धार्मिक रूप ले लिया। तो धार्मिक रूप क्यों ले लिया? इसीलिए मैं यहाँ क्लियर लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि हिंदू समुदाय क्या थे? एक जमींदार थे, हिंदू समुदाय के लोग जिनके भूमि के मालिक थे। और उनकी भूमि पर खेती कौन करते थे? तो गरीब मुस्लिम समुदाय जो मोपला थे। और मोपला उसी समय से, बहुत पहले से ही आपको है, भूमि सुधार की मांग कर रहे थे। और इसी को लिए मोपला विद्रोह जो शुरू हुआ था वो भूमि सुधार के रूप में आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसका फायदा उठा करके भूमि सुधार आंदोलन को धार्मिक रूप दे दिया था। तो अगला पॉइंट नोट करेंगे, जब तक इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। मोपला विद्रोह का नेतृत्व मुस्लिम नेता अली मुस्लियार कर रहा था। अली मुस्लियार कर रहा था। मोपला विद्रोह
एक भूमि सुधार के रूप में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भूमि सुधार के रूप में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जो आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने इसे धार्मिक रंग दे दिया। धार्मिक रंग या रूप में बदल दिया। अर्थात हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच समुदायों के बीच सांप्रदायिक दंगा प्रारंभ हुआ। इस सांप्रदायिक दंगा के कारण, इस धार्मिक युद्ध के कारण इस धार्मिक युद्ध को कराने में ब्रिटिश सरकार का महत्वपूर्ण योगदान था। इस धार्मिक युद्ध ने मोपला समुदायों का पूरी तरह विनाश कर दिया। और मोपला समुदाय में एक डर पैदा कर दिया। और मोपला समुदाय में एक डर का वातावरण पैदा कर दिया, जिसके कारण मोपला समुदाय ने भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन में
खुलकर भाग नहीं लिया। नहीं लिया। इसलिए मोपला विद्रोह के विषय में कहा जाता है कि मोपला विद्रोह के विषय में कहा जाता है कि एक भूमि सुधार से आंदोलन प्रारंभ होकर भूमि सुधार से आंदोलन प्रारंभ होकर धार्मिक युद्ध में परिवर्तित हो गया। वैसे सांप्रदायिकता के विकास के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक ही पढ़ेंगे। और ये सांप्रदायिकता का विकास कब से होता है, भारत में सांप्रदायिकता का विकास का कितना चरण है, और भारत में जो सांप्रदायिक है वह सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ है, कितने चरण में हुआ है, और यह सांप्रदायिकता का विकास का मुख्य कारण क्या रहा है, इन सभी पर मैं अलग से टॉपिक वीडियो बनाएंगे। और सांप्रदायिकता के संदर्भ में जबकि आप पढ़ेंगे 1857 की जब क्रांति हुआ था तो उस समय हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने मिलकर लड़ा था, और जब ये मिलकर लड़े थे तो ब्रिटिश सरकार को का इस विद्रोह को शांत करने में काफी एक लंबा समय संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन जब 1870 के दशक में एक विलियम हंटर नामक एक व्यक्ति है, अंग्रेज अधिकारी है, जिसने एक पुस्तक लिखेगा द मुस्लिम, और भारत में 1870 के दशक से ही भारत में सांप्रदायिकता का विकास होगा। और आप जब पढ़ेंगे सांप्रदायिकता का विकास में तो आईएएस के मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सांप्रदायिकता के विकास के विभिन्न चरणों का महत्व बताइए, ये विश्लेषण कीजिए। तो ये चरण हम लोग पढ़ेंगे, सांप्रदायिकता के विकास अलग टॉपिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह सिविल सर्विसेज के लिए मेंस को पर्पस को ध्यान में रख करके बता रहे हैं। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए कर रहे हैं हम लोग। सांप्रदायिकता अभी हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं, सांप्रदायिकता का विकास एक अलग टॉपिक करके पढ़ेंगे, जिसको भारत में 3 चरण में सांप्रदायिकता के विकास को हम लोग देखेंगे। सबसे टॉप में बैठा रहेगा ब्रिटिश सरकार, और एक त्रिभुज के समान मैं समझाऊंगा आपको, त्रिभुज के सबसे टॉप में रहेगा ब्रिटिश सरकार, और दोनों साइड रहेंगे एक हिंदू समुदाय, दूसरा तरफ मुस्लिम समुदाय, और ऊपर में ब्रिटिश सरकार बैठ करके इन दोनों को आपस में लड़ाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद अपनी पॉलिसी को बदल दिया है। पहले वह उग्रवादी नीति पर काम कर रहा था, अब वह उग्रवादी नीति पर काम नहीं कर रहा, बल्कि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम कर रहा है। बांटेगा, किसको बांटेगा? एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरे जाति से, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से। तो इसी का विकास हम लोग देखेंगे 1870 से लेकर के 1947 तक। इस तरह जनरल जो एग्जाम होता है उसमें तो 1947 तक ही पढ़ना है, लेकिन आईएएस का मेंस में क्या होता है कि वर्तमान समय तक सांप्रदायिकता का विकास है। इसका 4 चरण है। पहला चरण 1870 से लेकर के 1905 के चलेगा, सांप्रदायिकता का विकास का प्रथम चरण है। 1905 से लेकर के 1930 तक चलता है सांप्रदायिकता का विकास का दूसरा चरण, और 1930 से लेकर के 1947 के बीच में जो चलता है वो सांप्रदायिकता के विकास का तीसरा फेज है, थर्ड फेज। और वर्तमान समय में 1947 के बाद जो वर्तमान समय का फेज है उसे आप चौथा फेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का जो काम किया गया है वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, और ये ब्रिटिश सरकार ने एक रणनीति के तहत किया, एक स्ट्रेटजी के माध्यम से किया था।
एक तो टॉपिक ही अलग पढ़ाएंगे सांप्रदायिकता का विकास, जिसमें बताएंगे, और एक टॉपिक और भी है भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास। इसमें भी 3 फेज आएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक नरम दल की विचारधारा अलग है, गरम दल की विचारधारा अलग है, और क्रांतिकारी नेताओं का विचारधारा अलग है। क्रांतिकारी आतंकवाद तो लिखा हुआ है, या आप जब भी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी का बुक में जो लिखा है, ये वर्ड तो मिस्टेक्स है, इंग्लिश में वर्ड नहीं है, हिंदी में ये लिखा हुआ क्रांतिकारी आतंकवाद, जबकि इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो रिवोल्यूशनरी इसके लिए एक वर्ड आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भारत में कौन कौन थे क्रांतिकारी नेता थे और उनकी विचारधारा क्या है, तो इस टॉपिक को मैं अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप याद रखिएगा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो असहयोग आंदोलन का महत्व पढ़ रहे हैं। और असहयोग आंदोलन का महत्व हम लोगों ने 3 रूप में देखें, 3 प्रकार का देखें, 3 क्षेत्र में देखें, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखे क्या, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। दूसरा जो हम लोग पढ़े आंध्र प्रदेश में चिराला पिराला आंदोलन के रूप में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है वो आपको है मोपला विद्रोह के रूप में देखते हैं। और ये मोपला विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका मेंस पर्पस से भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं कि भूमि सुधार आंदोलन जो है ये धार्मिक रूप कैसे ले लिया, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसके मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार है। ब्रिटिश सरकार इन दोनों को आपस में लड़ाने के लिए इसे धार्मिक रंग दे दिया। तो आप इसे याद रखिएगा, यह इसका महत्व है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के दौरान ही भारत के अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन हुआ था। असम में भी असम के चाय बागान के मालिकों ने भी इसका विरोध किया था। इसी प्रकार का विरोध छोटा नागपुर के पठार जो है वहां भी हुआ। फिर इसी प्रकार का विरोध जो है बंगाल में भी होगा। तो यह असहयोग आंदोलन का प्रभाव जो है संपूर्ण भारत में देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने देखे असहयोग आंदोलन का प्रभाव। पहले तो हम लोगों ने देखे कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, क्या क्या स्टेटमेंट था। फिर असहयोग आंदोलन का 2 चरण देखे। फिर हम लोगों ने देखे असहयोग आंदोलन का प्रभाव जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहा, जो हमने डिस्कस कर दिए। अब असहयोग आंदोलन का जो है यह एक कह सकते हैं कौन कौन सा लीडर, ये कौन कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में भाग लेंगे। तो हम लोग महत्वपूर्ण नेता के संदर्भ में देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन नेता भाग लिए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला महत्वपूर्ण नेता, असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण नेताओं का विषय में हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, बी पट्टाभी सीतारामैया, सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, महादेव देसाई, देसाई, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, कस्तूरबा गांधी, विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल। तो ये सभी नेताओं ने क्या किए थे कि भाग लिए थे असहयोग आंदोलन में, और इसी समय असहयोग आंदोलन में भाग लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों ने मिलकर के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन किए थे, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह है असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण नेता। इसके अलावा असहयोग आंदोलन में बोला गया क्या, अच्छा 1921 में अब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास होगा कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में और वार्षिक अधिवेशन में। वह विशेष अधिवेशन कौन सा, वार्षिक अधिवेशन कौन है, उस चीजों को हम लोग उसके विषय में देखते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। असहयोग आंदोलन का आईएनसी के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दिया गया था ना,
अधिवेशन में मंजूरी प्राप्त किया गया, मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो दो अधिवेशन हम लोग देखेंगे। 1920 में दो अधिवेशन हुआ है, ये मैं आईएनसी के इस टॉपिक में भी समझाए हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन, तो फिर भी मैं यहाँ दोनों टॉपिक आपको समझा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ चुका है, 2023 के आरएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले किस अधिवेशन में पास किया गया था। इसके लिए विशेष अधिवेशन हुआ था 20 सितंबर 1920 ईस्वी को, 20 विशेष अधिवेशन। तो आप याद रखिएगा, विशेष अधिवेशन में आईएनसी के विशेष अधिवेशन किया गया कलकत्ता में, और आईएनसी का ये जो विशेष अधिवेशन इसकी अध्यक्षता बनाया गया था लाला लाजपत राय को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। मैं आईएनसी टॉपिक जो वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पर, आप उसे जाकर के देखिएगा आईएनसी का, वहां भी मैंने ये बताए होंगे। और 1920 में टॉपिक और भी जो बताए होंगे आपको, 1920 में ही एटक का सम्मेलन होता है। एटक का पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि 1920 में ही एटक का गठन किया गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। एटक अखिल भारतीय कहा जाता है कि अखिल भारतीय मजदूर संघ जो बनाया गया था वो इसी के द्वारा 1920 में ही बनाया गया था, और उसका भी चेयरमैन जो थे वो लाला लाजपत राय को ही बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा लाला लाजपत राय। अच्छा, लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, और इनकी पर्सनालिटी में अलग से वीडियो बना करके डाल चुका हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सभी मैंने उस वीडियो में चर्चा कर दी है, और उसे आप नोट भी कर सकते हैं, और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी 2023 में ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है, और ये आरएस में नहीं, किसी भी यूपीएससी में भी आपको है, कहीं भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वह कौन सा एक वर्ष है जहां दो अधिवेशन हुआ है, 1920 का, और 1920 का जो है एक हम लोगों ने देख लिए विशेष अधिवेशन। अच्छा, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को सबसे पहले मंजूरी दिया गया था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन संपूर्ण भारत में चलाने की अनुमति दी गई थी। एक तो हम लोगों ने विशेष अधिवेशन में याद रखिएगा, दूसरा एक वार्षिक अधिवेशन होता है। वार्षिक अधिवेशन, और यह दिसंबर 1920 ईस्वी को कहाँ होता है? नागपुर में। नागपुर का महाराष्ट्र में, और अध्यक्ष कौन है? वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी। इस वार्षिक अधिवेशन में
वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को संपूर्ण भारत में चलाने की अनुमति दिया गया था। दी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, आईएनसी के किस अधिवेशन में इसे मंजूरी मिला है। तो मैंने दोनों यहां बता दिया, आप ये दोनों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, आप इसी समय यह भी याद रखिएगा कि 1921 ईस्वी में आईएनसी ने अपने संविधान में काफी बदलाव किया था और इसी समय ब्रिटिश सरकार के सामने स्वराज्य की मांग भी रखा गया था। उन्नीस सौ 21 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के सामने आईएनसी ने स्वराज्य की मांग रखी, क्योंकि आईएनसी ने अपने संविधान में काफी परिवर्तन किया गया था इसी समय। तो आप इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब असहयोग आंदोलन में मैंने बोला क्या कि असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, लेकिन ये आंदोलन हिंसक हो जाएगा। और हिंसक कब होगा? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड होगा, चौरी चौरा हत्याकांड। और इसी चौरी चौरा हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना पड़ेगा। फिर इसके लिए कांग्रेस में एक प्रस्ताव आएगा, वो भी आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए वो कौन सा प्रस्ताव पास किया था। तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है ना। पांच फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में होने के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आंदोलन को रोक दिया गया। अब यहाँ असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए तो कह दिया गया, क्योंकि आंदोलन हिंसक हो गया। क्यों हिंसक हो गया? क्योंकि जो है नागरिकों ने 24 पुलिसों को एक थाना में बंद करके थाना को जला दिया गया, जिसके कारण वह सभी पुलिस से मारे गए थे। तो आंदोलन क्या हो गया? हिंसक हो गया। क्योंकि आंदोलनकारियों ने 24 पुलिस को एक थाना में कैद करके जला दिया गया, जिसके कारण आंदोलन हिंसक हो गया। और मैंने बोला क्या कि सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए आंदोलन हिंसक होने के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिए। आंदोलन हिंसक होने के कारण महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब इसके लिए एक प्रस्ताव पास किया गया, बारदोली प्रस्ताव। यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, बारदोली प्रस्ताव। एक बारदोली आंदोलन है 1928 में। यह बारदोली है कहां? सूरत, गुजरात में है। आईएनसी का बारदोली में बैठक आयोजित किया गया। आईएनसी का बारदोली गुजरात में बैठक आयोजित किया गया। और इस बैठक के दौरान बारदोली प्रस्ताव पास किया गया। बारदोली प्रस्ताव पास किया गया।
असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो यह असहयोग आंदोलन से संबंधित था। असहयोग आंदोलन के संबंध में आपको 2 वीडियो के रूप में यह अपलोड किया जाएगा। क्या है, क्यों? क्योंकि एक वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन का मैंने पूरा डिटेल से बता दिए। असहयोग आंदोलन कहां से शुरू होगा, असहयोग आंदोलन का क्या क्या कार्यक्रम रहा है, असहयोग आंदोलन का क्या महत्व रहा है, असहयोग आंदोलन में कौन कौन सा राष्ट्रीय नेता ने भाग लिया है, असहयोग आंदोलन को आईएनसी में कौन सा प्रस्ताव पास किया गया, आईएनसी के किस अधिवेशन में, फिर असहयोग आंदोलन जो है स्थगित क्यों किया गया। तो यह बहुत ही बड़े वीडियो हो जाता है, इसलिए इसको 2 वीडियो में आपको अपलोड किया जाएगा और दोनों वीडियो आप देखेंगे तो इसको क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसे देखें और एक कलम कॉपी लेकर के इसका आप नोट भी कर लिया करें। अब इस बार असहयोग आंदोलन से 25 मई 2025 को आईएएस में 2 क्वेश्चन आए हैं। अब वो दोनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूं इसी जगह। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के बाद जब स्थगित किया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार करेगा, बहुत सारे जनता को, नागरिकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। तब उन सभी नेताओं को बचाने के लिए एक आपको डिफेंस, आपको लीगल, एक वैधानिक बनाया जाएगा, लीगल। उस वैधानिक का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो उस नेतृत्व कर रहे थे मदन मोहन मालवीय, लोगों को जेल से बाहर निकालने के लिए। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। मदन मोहन मालवीय के साथ एक और भी ऑप्शन लगाया था, वो है कृष्णकांत थे, दोनों मिलकर। यह इस बार का आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया पहला। दूसरा, एक आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्यक्रम जब ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम को अपनाया गया, एक तो रचनात्मक कार्यक्रम, दूसरा बहिष्कार कार्यक्रम, तो उसमें 4-5 दे दिया आपको स्टेटमेंट और बोला कौन सा कार्यक्रम को नहीं अपनाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था इस बार आईएएस के प्री में, और वो दोनों क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं, तो ये आपको समझ में भी आएगा कि ये क्वेश्चन जैसे मैंने सब पढ़ा दिया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन जहां जहां क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मैं उसको डिस्कस भी कर चुका हूं। तो इस क्वेश्चन के विषय में डिस्कस कर देंगे, जो आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि इस बार का क्वेश्चन आया तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन पूछा जा चुका आप जाके देख सकते हैं कि जो जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैंने बोला ना कि असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने सबसे पहले कौन सा अधिवेशन में मंजूरी दिया था, तो कलकत्ता विशेष अधिवेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ। फिर महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन में 1 वर्ष में देश की आजादी के लिए नारा दिए थे, तो असहयोग आंदोलन में। फिर असहयोग आंदोलन का जो है कौन कौन सा यहाँ पर ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय किस आंदोलन में बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो यह विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है।